हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। आज जो अपने स्कूल व्याख्याता हिंदी का क्या स्कूल व्याख्याता के सारे एग्जाम है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। एग्जाम डेट आ चुकी है। सभी के सभी अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। आपके लिए कैसे एग्जाम के बाद में आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको एग्जाम के बाद में कैसे पढ़ना चाहिए, इस एग्जाम डेट के बाद में इस एग्जाम डेट के बाद में आपको कैसे एक रणनीति बनानी चाहिए, आपके सहयोग के लिए एक मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आज का जो पेपर है वो अपने 2014 2013 की भर्ती का जो जो 2014 और 15 में जो एग्जाम था, 2014 में जुलाई के आसपास ही एग्जाम था। ये भी 2014 जुलाई का एग्जाम था। ये एक ऐसा मनहूस पेपर था। उस समय हमारी एमए चल रही थी और आरपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन डाल दिया गया था कि इस बार जितने भी जो भी विद्यार्थी है वो एमए प्री में है, तो जिनका सॉरी एमए फाइनल में है, जिनका रिजल्ट नहीं आएगा तो उनको भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, चयन से संबंधित प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो हमने इस जून जुलाई के महीने में इस जून के महीने में तैयारी छोड़ दी थी और एक टूटे मन से एग्जाम दे के आए थे। एग्जाम दे के आए, जब रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट में 2 नंबर कम रहे थे। 285 तो मेरिट रही थी और मेरे नंबर 283 समथिंग थे। 2.22 ऐसे करके मैं नंबर से रह गया था। शायद 200वीं वेटिंग थी बाद में। उस 200वीं वेटिंग में मैं 200वीं नंबर पे था। वेटिंग में बहुत बुरा लगा। 3-4 दिन नींद नहीं आई थी, भूख नहीं लगी थी। लेकिन फिर बाद में ऐसे जोश आया कि इस बार मैं अगर 2 नंबर से रहा हूं तो ये सही तरीके से रह गया। अगर मैं चयन हो जाता तो वैसे भी ज्वाइनिंग तो मिलने वाली नहीं थी, तो अगली बार मैं बढ़िया तरीके से 100% नौकरी लग के दिखाऊंगा। और उसी दिन से मैंने ठान लिया था। उसी दिन से मैंने सॉरी दोबारा तैयारी शुरू कर दी थी और अगली भर्ती में चयनित भी हुआ था। यह है। आप भी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करो। आपको कोई समस्या रहे तो समस्या से संबंधित समस्या के समाधान के लिए आपको वीडियो में पहले एक अपलोड कर चुका हूं। तो रूटीन वाइज मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी तैयारी को बिल्कुल भी विराम न देवें। चलो आज अपने शुरू करते हैं। ये जो पेपर है, ये पेपर 2014 में जो पेपर हुआ था वो वाला पेपर अपने हल करते हैं। 101 नंबर प्रश्न से अपने जो हिंदी से संबंधित प्रश्न है वो 101 नंबर में, साथ साथ में पेपर ले लेता हूं क्योंकि पेपर प्रिंट करवा रखे हैं, तो साथ साथ में पेपर ले लेता हूं। तो क्या है कि आपके पेपर में कोई ढूंढने में कोई समस्या न हो, ऐसे है ये। तो आज शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो रिपीट हो रहा है। आपको जो बताया गया वही प्रश्न है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही बात है। मुख्यार्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता। ये रिपीट करवा रहा हूं, पहले आया हुआ है ये। बाद के एग्जाम में पूछा गया था, देखो ऐसे रिपीट होते हैं, ये गलत है। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ लिया जाता है। ये 2017 के पेपर में हूबहू पूछा गया था। यही तो पूछा गया था 2017 के पेपर में, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित। ये बिल्कुल सही है। पहली तो होती है रूढ़ि लक्षणा, दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। ये रिपीट हुआ था भाई आपके एग्जाम में, मुख्य एग्जाम में ये प्रश्न है। ये प्रश्न रिपीट हुआ था। हाँ जी। अगला जो 102वां प्रश्न है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है। व्यंजना शब्द शक्ति में के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है, बिल्कुल सही बात है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर आधारित नहीं होती बल्कि अर्थों पर भी आधारित होती है। क्यों होती है? क्योंकि व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, एक तो शाब्दिक व्यंजना और एक कौन सी होती है? तो आर्थी व्यंजना। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये व्यंग्यार्थ को क्या कहा जाता है? तो ध्वन्यार्थ कहा जाता है। व्यंग्यार्थ को क्या कहा जाता है? तो ध्वन्यार्थ कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो इसमें भी 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो का। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में पढ़ लिया करो, और जब भी आपको टाइम मिले, जब आपको याद हो जाए तो डिलीट कर दिया करो। हाँ जी। अगला प्रश्न है, प्रीति करी काहू सुख न लहयो, प्रीति पतन करी दीपक सो आपे प्राण दहयो। प्रीति अर्थात प्रेम करने से किसी को सुख नहीं मिलता।
प्रेम पतंग करता है दीपक, सॉरी पतंगा करता है दीपक से, ठीक है, और अपने प्राण दे देता है। अब इस कथन में क्या है कि विशेष कथन का सामान्य से बोध होता है, सामान्य कथन का विशेष कथन से, और विशेष कथन का सामान्य से, सामान्य कथन का विशेष कथन से बोध होता है, और विशेष कथन का सामान्य कथन से बोध हो रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। यदि एक बात को स्पष्ट करने के लिए बिंब प्रतिबिंब में दूसरी बात कही जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। एक बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण रूप में दूसरी बात कही जाए और बीच में जो जिमी जैसे लगता है तो वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो जो जिमी जैसे शब्दों का उपयोग होता है वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो उदाहरण अलंकार होता है। सा सी से सम समान सरीस जैसा के समान, सरीस जैसा के समान, यदि इन वाचक शब्दों का उपयोग होता है तो वो कौन सा अलंकार होता है? वो उपमा अलंकार होता है। उपमान में उपमेय की समानता, उपमान में उपमेय की समानता प्रकट की जाती है, ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो उसमें 1 नंबर उत्तर सही होगा, ठीक है। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें 1 नंबर उत्तर सही होगा भाई, ठीक है ना, 1 नंबर उत्तर सही होगा, 1 नंबर उत्तर याद कर लेना, इसमें 1 नंबर वाला उत्तर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही सरल है भाई। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना कर्म का, बिना हाथों के कर्म करते हैं विधि प्रकार के। ये भगवान विष्णु की बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? भगवान विष्णु के बारे में। देखो उनकी लीला कैसी है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? बिना कारण के, कारण तो होता ही नहीं बल्कि कार्य, बिना कारण अर्थात कारण नहीं होता और कार्य हो जाता है, कारण बिना कारण के कार्य हो जाता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां विभावना अलंकार होता है। किसी भी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वो अतिशयोक्ति होता है। अन्य से अन्य के द्वारा अन्य के लिए कही जाने वाली युक्ति वो होती है अतिशयोक्ति। और ये जो ब्याज स्तुति है, प्रशंसा के बहाने, निंदा और निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? ब्याज स्तुति अलंकार होता है। बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, ये जो 105वां प्रश्न है, इस 105वें प्रश्न में बताया गया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये वाला है। तो इसमें देख लो कितनी मात्राएं होती है। 11 + 13 के अतिक्रम से टोटल कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है भाई। अगर बात आती 13 + 11 के अतिक्रम से 24, तो वो क्या होता? वो दोहा होता। दोहा और रोला से मिलकर कुंडलिया बनता है, ठीक है। रोला प्लस उल्लाला से मिलकर छपे छंद बनता है। दोनों के दोनों कुंडलिया और छपे छंद विषम छंद होते हैं, ठीक है। इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर वाला उत्तर सही हो जाएगा। किस वाक्य, किस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता, सहज ग्राह्यता हो उसे कौन सा गुण होता है? पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, साफ पानी में तले तक सब कुछ साफ दिखाई देता है, सूखी लकड़ी में स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके, करुणा निधि रोए, पानी परात तो हाथ छुओ ही नहीं, नेनन ही के जल से पग धोए। तो कौन सा गुण हो जाएगा उसमें? उसमें ओज गुण हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा है भाई। डाक नींद झुंडरन आंगरन फिरत कहू, कहू पलचारी जीव लो भरे लरत है। विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये जुगुप्सा क्या होता है? ये घृणा तो होती ही है। विभत्स रस वहां होता है, आप कहीं गलियों में जा रहे हो, सड़क पे जा रहे हो, किनारे पे मरा हुआ पशु, उसको कुत्ते नोच रहे हैं, तो आपको क्या होगा? आपको घृणा होगी। आपको क्या होगी? तो जुगुप्सा होगी। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या फिर वैराग्य होता है। क्या होता है? निर्वेद या वैराग्य होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, महत्वपूर्ण है। रस के सारे स्थायी भाव याद कर लेना। सात्विक अनुभाव याद कर लेना। स्थायी भाव विभाव के 2 भेद याद कर लेना। आलंबन, उद्दीपन, आश्रय जो चेष्टाएं करता है वो अनुभाव कहलाती है। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक, कार्य। संसारी भाव 33 प्रकार के पढ़ लेना। हाँ जी, अगला प्रश्न है 108वां। स्थायी भाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
हाँ जी, पहला ऑप्शन है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में यह तिरोहित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। ये यह रस का प्रमुख अवयव है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सॉरी, देखो इसमें क्या है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में तिरोहित नहीं होता। प्रतिकूल परिस्थितियां भले कितनी आ जाए, नाम इसका क्या दे दिया, स्थायी भाव दे दिया, स्थायी भाव दे दिया। आपको दुख हो रहा है और दुख हो रहा है, जब परिस्थितियां कैसी भी आ जाए तिरोहित नहीं होता, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये बना रहता है। इसकी कहानी तो इसको क्या कहा जाता है, इसको इसको स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा भाई, यही उत्तर होगा इसका। ठीक है, सही नहीं है, ये तिरोहित हो जाता है। ये रस का प्रमुख अवयव होता है, हर एक सहृदय के अंतःकरण में स्थित होता है, स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। ये इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 108 में 1 नंबर उत्तर हो जाएगा भाई। 108 में क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। नोट कर लेना, महत्वपूर्ण है। ये तो प्रश्न फिक्स ही है, ऐसे मान लो फिक्स ही है। फैंटेसी के प्रणेता कौन थे, फैंटेसी क्या होती है ये तो सोचो जरा। फैंटेसी क्या होती है, फैंटेसी कोरी कल्पना होती है भी। और फैंटेसी के जो जनक कौन थे, वो कौन थे, तो मुक्तिबोध थे। ठीक है, फैंटेसी के जनक कौन थे, तो कौन थे, तो मुक्तिबोध थे भाई। महत्वपूर्ण है ये। अपने आगे बढ़ते हैं। प्रतीक के संबंध में कौन सा कथन सही है, प्रतीक के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रतीक अन्योक्ति है, प्रतीक अतिशोक्ति है, प्रतीक द्वारा अन्यथा असंप्रेषित विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। भ्रांति उत्पन्न करते हैं, नहीं है। ठीक है, कबीरदास जी ने प्रतीकों के माध्यम से बहुत बातें कही है, सीधी बात न कह के प्रतीकों के माध्यम से कही है। तो प्रतीक द्वारा अन्यथा असंप्रेषित विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरी बात आपके लिए महत्वपूर्ण बताएं कि कई बार आपको उत्तर नहीं आ रहा, तो ध्यान कर लेना, 4 ऑप्शन हो, उसमें सबसे बड़ा जो उत्तर हो, सबसे लंबा उत्तर हो, वो कर दिया करो, वो ही सही हो जाएगा। तुक्का मारना हो तो ऐसी तुक्का मारना है, सबसे जो लंबी पंक्ति है उस पंक्ति को सही कर दो, हो सके तो वो प्रश्न सही हो जाए। ठीक है, ये तुक्का जरूर लगा के देखना, ट्राई करना 1-2 प्रश्नों में। हाँ जी, 1-2 प्रश्नों में जरूर ट्राई करना भैया। क्या है कि तुक्के वाली बात बता दी तो बोर्ड को अच्छा नहीं लगा, बोर्ड है वो नखरे दिखा रहे हैं। देखो 111 नंबर पे है रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्य, फिक्स है, बताएंगे नहीं इसका उत्तर, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही करूंगा बस, यही तो करेंगे, बोलूंगा ही नहीं। सबको याद है, जो वीडियो रेगुलर देख रहे हैं सबको याद है भाई। हाँ, अगला है भुक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है। भुक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है, भुक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है। आपको रस सिद्धांत से संबंधित 4 आचार्य बताए थे, बताओ भी बताए कि नहीं बताए। रस सिद्धांत से संबंधित 4 आचार्य बताए थे, सबके बता रखे हैं। भुक्तिवाद या भोगवाद भट्ट नायक का है। भुक्तिवाद का दूसरा नाम क्या होता है, भोगवाद होता है। अनुमितिवाद होता है। संकुट का क्या है, तो अनुमितिवाद है, ये 2 नंबर पे आता है। जो शंकुक का कौन सा है, तो अनुमितिवाद है। 1 नंबर पे बटलोलट का उत्पत्तिवाद है। 3 नंबर पे भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद है। और 4 नंबर पे रस संप्रदाय से संबंधित है। 4 नंबर पे अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद है भी। कौन सा है, तो वो अभिव्यक्तिवाद है। बताया हुआ है, सबके सब प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न आ जाए, उम्मीद मत करो ऐसे सरल प्रश्न आ जाए। काव्य प्रकाश ग्रंथ किसका है, काव्य प्रकाश ग्रंथ किसका है भाई, मम्मट का है भाई। काव्य प्रकाश ग्रंथ, काव्य प्रकाश ग्रंथ किसका है, तो मम्मट का है भाई। ठीक है, रस और उसके स्थायी भाव का युग्म सही नहीं है। पहला ऑप्शन है करुण रस का स्थायी भाव शोक दुख। ठीक है, शोक या फिर दुख लिख देता हूं मैं यहां, नोट कर लेना। जो भी साथी सिर्फ शोक याद कर ले वो दुख और याद कर लेना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, बिल्कुल सही बात है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब या वियोग श्रृंगार। हाँ जी, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वीर रस का स्थायी भाव तो क्रोध नहीं होता, क्रोध तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह होता है भाई। कौन सा होता है, उत्साह होता है। ये रस के स्थायी भाव जरूर पढ़ के जाना भाई। ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। काव्य हेतु की चर्चा करते हुए भारतीय आचार्य ने किन तत्वों को सर्वाधिक महत्व दिया। आप याद करो, काव्य हेतु कितने बताए थे मैंने, काव्य हेतु 4 बताए थे। क्या बताए थे भाई, काव्य हेतु 4 बताए थे। कौन कौन से बताए थे, याद कर लो कौन कौन से बताए थे। एक तो काव्य हेतु पे चर्चा कर रहे हैं, तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ठीक है, व्युत्पत्ति, निपुणता, अभ्यास। और जो चौथा होता है वो होता है समाधि
ठीक है। 2 नंबर पे व्युत्पत्ति याद कर लो, ठीक है। 3 नंबर पे अभ्यास, 4 नंबर पे समाधि। सबसे महत्वपूर्ण किसे माना? प्रतिभा को। कोई कवि है तो किसके कारण है? प्रतिभा के कारण है, ठीक है। दूसरा, वो अभ्यास कर करके कभी बन सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण तो उसके लिए प्रतिभा है। बिना प्रतिभा के कोई कभी नहीं बन सकता। भाई चैलेंज किया है भारतीय आचार्यों ने कि निरंतर अभ्यास कर लो भले, लेकिन आप कभी नहीं बन सकते। काव्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए आलम्बन धर्म का साधारणीकरण, भाई आलम्बन तो धर्म का साधारणीकरण याद कर लेना, शुक्ल जी की देन है। आलम्बन तो धर्म का साधारणीकरण किसने माना था? शुक्ल जी ने माना था। नोट कर लो, आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है भाई, ठीक है ना। नोट कर लो, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने आलम्बन तो धर्म का साधारणीकरण माना था। हाँ जी, अगला है ध्वनि का सिद्धांत वैयाकरणों के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? स्फोटवाद पर आधारित है। कौन से वाद पर आधारित है? स्फोटवाद पर आधारित है। ये तो भेद बताए थे, गुणभूत काव्य, उत्तम काव्य, अधम काव्य, मध्यम काव्य, ठीक है। अब लोजाइनस का जो पूछा गया, देखो इसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, इसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। लोजाइनस के अनुसार शैली का महत्वपूर्ण गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? अगर आप टोपी की पढ़ के चले गए, अगर आपने सिलेबस ही ढंग से पढ़ लिया तो सिलेबस से ही प्रश्न सही हो जाएगा। लोजाइनस का कौन सा तत्व है? उदात्त तत्व है, उदात्तवाद है। तो उदात्तवाद इसमें ऑप्शन सही करना था। अध्यात्म स्फूर्ति थोड़ी करना था, अनुभव थोड़ी करना था, सौंदर्य थोड़ी करना था, उदात्त तत्व। ऐसे ही प्रश्न सही हो जाते हैं भाई। अगला जो है, देखो आरपीएससी को प्रश्न ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, फिर भी आरपीएससी को टाइम नहीं मिला नए प्रश्न बनाने के लिए। सेम के सेम रिपीट कर रहा है भाई आरपीएससी, वो सेम के सेम प्रश्न रिपीट कर रहा है। देखो, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, 5 पेपरों में चौथी बार रिपीट कर रहा हूं। अरस्तु से संबंधित कोई और प्रश्न मिल ही नहीं रहा है इनको, देख लो भाई। अब आप कहोगे कि सर आप तो तुक्का लगा रहे हैं, देख लो कितनी बार रिपीट कर रहा हूं। जो भी साथी नए, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो तो देखेंगे, लेकिन जो भी पुराने साथी स्टार्ट से पहले से वीडियो देख रहे हैं, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो, 5वां वीडियो है, तो 4 वीडियो देख चुके हैं, उनको पता है कि अरस्तु से संबंधित एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है। वो कौन सा है? तो वो अरस्तु के अनुकरण के संबंध में। अरस्तु का मत है प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, ये गलत बात है, ये तो भिन्न है भाई। क्या है? बाकी अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया। अनुकरण एक सर्जन प्रक्रिया है। अरस्तु है वो कला को प्रकृति के अनुकृति मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, प्रश्न आरपीएससी को मिल ही नहीं रहे, बल्कि देखो आरपीएससी तो सीधा सीधा प्रश्न ही दे रही है, ठीक है। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न देखो भाई, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न अब देखो क्या पूछा गया है। यह संभव नहीं कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्य और विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं अमर रचना नहीं कर सके। यह किस आलोचक की देन है? अर्थात श्रेष्ठ विचार होने चाहिए, श्रेष्ठ भाव होने चाहिए, गरिमामयी रचना विधान होना चाहिए, गरिमामयी रचना विधान होना चाहिए, अलंकार योजना होनी चाहिए, अलंकार योजना होनी चाहिए, गरिमामयी रचना विधान होना चाहिए, ठीक है, अलंकार होना चाहिए। ये किसने कहे थे? ये किसने कहे थे भाई? ये तो लोजाइनस ने कहे थे कि प्रतिभाशाली कवि है वो सर्वश्रेष्ठ है, प्रतिभाशाली कवि है वो सर्वश्रेष्ठ है। उसकी जो अगर सोच संकीर्ण हो जाएगी, नैरो थिंकिंग हो जाएगी, तो वो कभी कभी नहीं बन सकता। नैरो थिंकिंग वाला कोई भी है, इंसान है, वो कभी नहीं बन सकता। ये किसने कहा था? ये लोजाइनस ने कहा था। लोजाइनस ने, लोगिनुस ने कहा था कि श्रेष्ठ विचार होने चाहिए, उदात्त तत्व होना चाहिए, उच्च विचार होने चाहिए, तभी कोई कवि बन सकता है। नीच छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाला कोई आदमी है वो कभी नहीं बन सकता। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं कि स्कूल में कहता भर्ती 2025 का एग्जाम डेट है वो घोषित हो चुकी है। आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर ले। आपसे संबंधित, आपकी तैयारी से संबंधित, आपकी रणनीति से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है जो पहले अपलोड कर दिया गया है। आप YouTube चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें जो बातें बताएगी वो अपने जीवन में उतार के कामयाब हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर दो। अब कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, अब कोई बहाना नहीं होना चाहिए, अब कोई डर नहीं होना चाहिए, अब कोई भी कह सकते हैं कोई सुझाव नहीं होना चाहिए। बस अब तो आपका ही चयन होना चाहिए, अब तो आपका ही चयन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर लो, सोचो, हमारे बराबर दुनिया में कोई नहीं है। धन्यवाद।